हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास ट्वेल्थ का यूपी बोर्ड का 2020 का केमिस्ट्री का सेट नंबर 347 का WC। तो हमारे पास यूपी बोर्ड 2020 का सेट नंबर 347 का WC है। इससे पहले दो सेट हम पूरे कर चुके हैं। 347 का WA भी पूरा कर चुके हैं और 347 का WB भी पूरा कर चुके हैं। ये है हमारे पास 347 का WC। आपके पास कोई सा भी अनसोल्ड पेपर है, उस अनसोल्ड पेपर से आप क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं, या फिर यदि आपके पास कोई भी अनसोल्ड पेपर नहीं है तो भी आप बड़ी आसानी से बिना किसी अनसोल्ड पेपर के इन क्वेश्चंस को फास्टली रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सेट को, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे सन 2020 में इस वाले सेट में। पहले का क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है। पहला ऑप्शन चालक, दूसरा विद्युत रोधी, तीसरा अर्धचालक और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही 14वें वर्ग के तत्व हैं, या फिर आप इन्हें कह सकते हो कि फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो ये चालक तो होते नहीं हैं और विद्युत रोधी भी नहीं होते हैं, ये होते हैं अर्धचालक। ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब हम अर्धचालक पढ़ रहे थे तो अर्धचालक में हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही यूज़ किया था। और आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन के बाद में हमने लगाया है स्टार। ये स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो अर्धचालक वाला क्वेश्चन है वो 30% में रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए इस बार तो इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत कम हैं। अब देखते हैं पहले का ख, हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। ऑप्शन फर्स्ट विलियन के मोल अंश के, ऑप्शन सेकंड विलियन की मोलरता के, ऑप्शन थर्ड विलियन की मोललता के, ऑप्शन फोर्थ विलायक की मोललता के। तो आपको पता है हिमांक का अवनमन समानुपाती किसके होता है? तीसरा ऑप्शन सही है, विलियन की मोललता के, यानी विलियन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है हिमांक का अवनमन। इसे हम संकेतों में इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा टी अनुक्रमानुपाती m। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है हमारे पास पहले का ग, निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए सेल का EMF है। ये रिएक्शन दे रखी है, Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव एक्वस इज इक्वल टू Zn डबल पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu। इस रिएक्शन में इन्होंने Zn का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है, Zn डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Zn का इन्होंने दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव कह दो या मानक अपचयन विभव कह दो, -0.76 वोल्ट, और कॉपर का भी मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है +0.34 वोल्ट। तो हमें बताना है कि सेल का EMF कितना होगा। चार ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। अब देखो, आपको एक बात पता होगी, आपको पता होगा कि यदि हम EMF निकालना चाहते हैं सेल का, तो EMF निकालने के लिए फार्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये फार्मूला मैंने आपको सिखा रखा है कि सेल के EMF का फार्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें से कैथोड कौन सा होगा और एनोड कौन सा होगा इन दोनों में से। तो कैथोड और एनोड की पहचान करने का तरीका ये है, आप जिंक को देखो, जिंक बदल रहा है जिंक +2 में या 2+ में, या कह दो कि जिंक बदल रहा है Zn डबल पॉजिटिव में। तो जिंक के ऊपर 2 इकाई धनावेश इसलिए आया होगा क्योंकि जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो जिंक में से यहाँ निकलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और यदि जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन के निकलने को आप कहते हो ऑक्सीकरण। तो यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है जिंक डबल पॉजिटिव में, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। ये बात तो सिखा रखी है ना, हमने सिखा रखी है ना आपको ये बात, कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनोड। तो जिंक तो एनोड है। अब देखो Cu डबल पॉजिटिव बदल रहा है Cu में, तो यहाँ आपको पता है इसके ऊपर 2 इकाई धनावेश था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े तो 2 इकाई धनावेश समाप्त हो गया है। इसका मतलब साफ है कि Cu में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं Cu डबल पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है अपचयन, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? कैथोड।
तो यहाँ कॉपर तो है कैथोड और जिंक का है एनोड, और हमें निकालना है ईएमएफ। ईएमएफ निकालने का फार्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये कैथोड है, कैथोड का कितना है इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.34 वोल्ट, ये हमने लिख दिया यहाँ प्लस 0.34 वोल्ट, और एनोड का कितना है माइनस 0.76 वोल्ट, तो माइनस एनोड का ये लिख दिया। अब आपको पता है माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस आपस में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का ही 0.34 वोल्ट है और प्लस का ही 0.76 वोल्ट है। जब दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1.10 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि इस सेल का ईएमएफ कितना होगा प्लस 1.10 वोल्ट। अब देख लो ऑप्शन फर्स्ट ही होगा हमारा उत्तर, ऑप्शन फर्स्ट में इन्होंने दे रखा है प्लस 1.10 वोल्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहले का घ। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई होती है मिनट इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स और विमाहीन। ये तो आपको याद करना है, याद करने वाला क्वेश्चन है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, मिनट इनवर्स की जगह सेकंड इनवर्स भी आप बोल सकते हो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के अंक पर। इन्होंने दिया है PCl3 जल से अभिक्रिया करके बनाता है, ये भी 30% में रिड्यूस किया गया है। देखो यहाँ स्टार का निशान है तो आपको समझ जाना चाहिए कि 30% में क्या है, रिड्यूस किया गया है। इन्होंने कहा है PCl3 जल से अभिक्रिया करके बनाता है। भाई देखो ये PCl3 है, आप ऐसे लिख सकते हो, P के साथ 3 Cl जोड़ रखे हैं देखो, और जल को HOH HOH HOH, 3 H और 3 Cl यहाँ से निकल जाएंगे, 3 HCl निकलेंगे, हमारे पास H3PO3 बनेगा। और इन ऑप्शन में से छांट लो कहीं H3PO3 है क्या, है, सेकंड ऑप्शन है H3PO3, तो हमारा उत्तर सेकंड ही हो जाएगा। PCl3 जब जल से क्रिया करता है, PCl3 जब जल से क्रिया करता है तो HCl के साथ H3PO3 बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन है पहले का च। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है। इस पे भी स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब 30% में ये भी रिड्यूस कर दिया गया है। प्रोटीन से एमिनो अम्ल बनाना, वसा से वसा अम्ल बनाना, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल और पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, मैंने हालांकि इस क्वेश्चन को आपको पढ़ा रखा है। तो कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन से एमिनो अम्ल बनाता है। ध्यान रखना, P से पेप्सिन और P से प्रोटीन, इस तरह ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे के क पर। CCP जालक की संकुलन अक्षमता की गणना कीजिए। CCP जालक की संकुलन अक्षमता HCP जालक से किस प्रकार भिन्न है। देखो मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो संकुलन अक्षमता की गणना कीजिए इन्होंने कहा है CCP जालक की, ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पर आप उत्तर में क्या लिख कर आओगे, देखो यहाँ तो हमने लिखा है क्रिस्टल संरचना, यहाँ लिखा है संकुलन अक्षमता का परसेंटेज, यहाँ समन्वय संख्या और यहाँ उदाहरण। तो CCP या FCC में संकुलन अक्षमता 74% होती है। इस चीज़ को याद रख लोगे ना आप, कितनी होती है 74%, और समन्वय संख्या 12 होती है। एग्जाम्पल हैं Fe Ni Cu Ag Au Al He, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ये पढ़ा रखा है आपको, CCP या FCC व्यवस्था पढ़ा रखी है। याद होगा आपके कि जब द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना हमने प्राप्त करी थी तो वहाँ आपको CCP FCC पढ़ाया था। उसके बाद HCP भी वहीं पढ़ाया था। इन्होंने HCP के बारे में पूछा है ना, तो HCP की भी संकुलन अक्षमता 74% होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 होता है। उदाहरण में थोड़ा सा चेंज आए हैं, MO MG BE CD ZN TI, ये याद रख लेना आप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूसरे का ख। दूसरे के ख में कहा गया है 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया है, जिसका गलनांक 80.1 डिग्री C है और हिमांक में अवनमन 0.680 डिग्री C प्रेक्षित किया गया। सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए। नेफ्थलीन का KF मूल्य 6.8 केल्विन प्रति मोलल है। ये है केल्विन प्रति मोलल, देखो यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में मैंने, इसका मतलब है केल्विन प्रति मोलल, यानी 1 मोलल में कितने केल्विन की आवश्यकता होगी। देखो
25.6 ग्राम सल्फर, स्मॉल w दे रखा है 25.6 ग्राम, 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया है। कैपिटल W यानी विलायक का भार दे रखा है 1000 ग्राम। डेल्टा टी कितना टेम्परेचर बढ़ा है, हिमांक में अवनमन कितना हुआ है यानी कितना टेम्परेचर घटा है, 0.680। तो हमने डेल्टा टी लिख लिया 0.680। आप इसे डिग्री सी भी लिख सकते हो, डिग्री केल्विन भी लिख सकते हो। डिग्री सी और केल्विन में जो अंतर होता है ना, अंतर यानी बिंदुओं के या मानों के बीच का अंतर, वो बराबर होता है। एम हमें बताना है, ठीक है, अणुभार बताना है ना, सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए, तो एम हमें बताना है। और के एफ इन्होंने दे दिया, ये दे दिया, के एफ कितना दिया 6.8। तो सबको ये फार्मूला सिखा रखा है एम निकालने का, अणुभार निकालने का। एम इज इक्वल टू 1000 KW अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले पर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1000 जो का त्यों है, के एफ की जगह 6.8 लिखेंगे, स्मॉल w की जगह 25.6 ग्राम लिखेंगे, डेल्टा टी की जगह 0.680 लिखेंगे, कैपिटल w की जगह 1000 लिखेंगे। अब आपको पता है कि ये 1000 से तो 1000 कट जाएगा, ठीक है। इस दशमलव को हटाओ और इस दशमलव को हटाओ, 100 लिख दो। इस दशमलव को हटाओ, ऊपर 1000 लिख दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। अब क्या करेंगे, 68 धाम 680, 10 बार कटेगा और इस 10 से ये 10 कट जाएगा। तो नीचे तो सारी संख्या कटी गई हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है उत्तर कितना आएगा, हमारे पास उत्तर आएगा 256। कितना आएगा, 256। ध्यान रखोगे ना, 256। इस तरह होता है क्वेश्चन। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो दूसरे का क्या है, साम्य स्थिरांक की गणना नर्स्ट समीकरण की सहायता से ज्ञात करो। यदि अभिक्रिया AA प्लस BB इज इक्वल टू CC प्लस DD में n इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तब इसके लिए नर्स्ट समीकरण निम्नलिखित होगी। ठीक है, देखो दोबारा देखो, साम्य स्थिरांक की गणना नर्स्ट समीकरण की सहायता से ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो उत्तर में क्या लिखा है हमने कि यदि अभिक्रिया, एक अभिक्रिया हमने मान ली और इसमें n इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो नर्स्ट समीकरण क्या बनेगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग सी के सक्रिय द्रव्यमान की घात c इंटू डी के सक्रिय द्रव्यमान की घात d अपॉन ए के सक्रिय द्रव्यमान की घात a इंटू बी के सक्रिय द्रव्यमान की घात e। ठीक है, इसकी घात क्या होगी b। अब देखो साम्य पर क्या होता है, ई सेल 0 होता है। साम्य अवस्था में ई सेल कितना होता है, 0, और ई सेल तो 0 है। और ये जो हमने सी डी अपॉन ए बी के कंसंट्रेशन ले रखे हैं साम्य अवस्था में, इनके कंसंट्रेशन के अनुपात को आप क्या कहते हो, साम्य स्थिरांक के सी कहते हो। पता है ना, क्या कहते हो, के सी। तो इसलिए ई सेल की जगह तो हम लिख देंगे यहाँ 0, और इस बड़े से सूत्र के जगह हम क्या लिख देंगे, के सी। तो हमने ई सेल की जगह तो 0 लिख दिया, ई नॉट सेल जो का त्यों है, ये संख्याएं भी ज्यों की त्यों हैं, लोग भी ज्यों के त्यों हैं, और इस बड़े से सूत्र के जगह या अनुपात के जगह हमने लिख दिया के सी। अब आपको पता है कि ये जो है ई नॉट सेल यदि आप निकाल लोगे तो ये वैल्यू पूरी माइनस की है, उधर जाके प्लस की हो जाएगी, या इस प्लस की वैल्यू को इधर ले जाओ माइनस में आ जाएगी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, जहाँ के सी क्या है, साम्य स्थिरांक। इन्होंने कहा था ना साम्य स्थिरांक की गणना नर्स्ट समीकरण की सहायता से कीजिए, तो नर्स्ट समीकरण की सहायता से देखो साम्य स्थिरांक के सी की गणना आप यहाँ से कर सकते हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दूसरे का घ, सत्यापन करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। इन्होंने कहा है कि 99.9% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय जो होता है वो अर्धायु काल को पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। तो यहाँ तो हम हिसाब लेके चलेंगे 99.9% का, और यहाँ हिसाब लेके चलेंगे अर्धायु काल का, या आप T50 कह दो या T½ कह दो, एक ही बात है। तो T99.9 जब आपको निकालना है तो फार्मूला लगाओगे आप, समाकलित वेग समीकरण तो पता है आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, T99.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स।
अब यहाँ क्या होता है, ए का मतलब प्रारंभिक सांद्रता, इन्होंने प्रतिशत का सवाल दिया है तो प्रारंभिक सांद्रता ए को हम 100 मानेंगे, क्योंकि परसेंटेज के लिए ए को हमेशा क्या मानना चाहिए, प्रारंभिक मात्रा को 100, और ये भी ए है तो इसे भी 100 मान लिया। एक्स कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, 99.9%, तो यहाँ हमने x की जगह लिखा है 99.9%। इससे पहले का हिस्सा सारा एक जैसा ही रहेगा नीचे तक, सिर्फ चेंज यहाँ आएगा, a की जगह 100, a की जगह 100, x की जगह 99.9। अब क्या हुआ, ये 100 तो ज्यों का त्यों है, 100 में से 99.9 घटाओगे तो 0.1 आ जाएगा, और इसके पॉइंट को उड़ाने के चक्कर में एक जीरो हमने और बढ़ा दिया, तो यहाँ क्या बचा है log 1000, और log 1000 की वैल्यू इसकी इतने की वैल्यू देखो ध्यान से, log 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3, तो ये हो जाएगा t 99.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू 3, इसे हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया है। अब आते हैं, ये तो हिसाब करा हमने 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने का। अब इधर हम हिसाब करेंगे T50 का। T50 के लिए भी फार्मूला लगाएंगे 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस एक्स। 50% के लिए a तो 100 होगा, a तो 100 होगा और x होगा 50, तो 100 में से 50 गए, 50 बचेंगे और 50 दूनी 100 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, तो ये समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हुई है। T50 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 को आप भाग करोगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 1 ज्यों के त्यों हमने उतार ली, समीकरण नंबर 2 ज्यों के त्यों हमने नीचे उतार ली। अब देखो क्या होता है, 2.303 से 2.303 कट गया, k से k कट गया, यहाँ हमारे पास बचा है T 99.9 और ये T50 बचा है, और यहाँ बचा है क्या बचा है, यहाँ 3 और नीचे लिख दो 0.30, दशमलव के 2 अंक तक लिख दो चाहे 0.30, और जब आप दशमलव को हटाओगे तो यहाँ 2 अंक हैं तो 2 ही जीरो ऊपर लगेंगे, ठीक है। यहाँ 30 है और वहाँ 300 है, तो 30 धाम 300, तो यहाँ हमें पता चला है कि T 99.9 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 गुना T50 के। देखो T50 इधर गुणा में आ जाएगा ना, इन्होंने यही तो कहा था, हमें क्या कहा था कि सत्यापन कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का कितना होता है, 10 गुना। देखो 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में समय जो लगा है वो 10 गुना है किसका, अर्धायु काल का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी हमने करा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में हर साल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं तीसरे के कै पर। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। नंबर 1, क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है। देखो क्लोरीन और आयोडीन की क्रिया है जल की उपस्थिति में, I2 + 6H2O + 5Cl2 इज इक्वल टू 2HiO3 + 10HCl। इस रिएक्शन को याद करके जाना है लिख लिख कर। नंबर 2, क्लोरीन ठंडे व तनु NaOH से क्रिया करता है। भाई ठंडे और तनु NaOH से भी क्रिया आपको सिखा रखी है क्लोरीन की, गर्म व सांद्र NaOH से भी क्रिया सिखा रखी है, दोनों सिखा रखी हैं। 2NaOH + Cl2 को जब आप ठंडे में गर्म करोगे ठंडे NaOH के साथ तो NaOCl बनेगा, NaCl बनेगा और H2O बनेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तीसरे के ख पर। तीसरे का ख दे रखा है 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, इस क्वेश्चन को कितना है प्रतिरोध, 100 ओम। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता 1.29 साइमन प्रति मीटर कह दो या साइमन मीटर इनवर्स कह दो, एक ही बात है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। इन्होंने कहा है 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन का चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता 1.29 साइमन प्रति मीटर है। अब देखो दो स्थितियां दे रखी हैं इन्होंने, पहली स्थिति तो हमने कहा है A और दूसरी को कहा है B, ठीक है।
पहली स्थिति में हमारे पास सांद्रता कितनी है 0.1 मोल प्रति लीटर, ये दे रखी थी ना 0.1 मोल प्रति लीटर, यहाँ से लिखी है 0.1 मोल प्रति लीटर। दूसरी स्थिति में सांद्रता हुई है 0.02 मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो इन्होंने कहा है ना, देखो 0.02 मोल प्रति लीटर दूसरी सांद्रता है। प्रतिरोध, जब सांद्रता हमारे पास 0.1 थी तो प्रतिरोध कितना था 100 ओम, ये लिखा हुआ है 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है, इसलिए R लिख लिया 100 ओम। कप्पा का मतलब चालकता, कप्पा इन्होंने दे रखा है 1.29। देखो यहाँ देखो 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता 1.29 साइमन प्रति मीटर है, तो इसलिए हमने कप्पा को भी लिख दिया। ये कप्पा जब है जब हमारा कंसंट्रेशन कितना था 0.1 और प्रतिरोध था 100 ओम, उस समय चालकता 1.29 थी। फिर इन्होंने जब सांद्रता C माने कंसंट्रेशन जब 0.02 हुआ तो प्रतिरोध हुआ 520। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो तो इसकी चालकता बताओ, कप्पा कितना होगा, मोलर चालकता बताओ, लैम्डा m कितना होगा। तो इसके लिए हम पता क्या करेंगे, इधर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो इधर से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। स्थिति ए से सेल स्थिरांक या सेल नियतांक निकाल लो G स्टार। G स्टार कैसे निकलेगा, कप्पा इंटू R से। कप्पा कितना दे रखा है 1.29 और रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, तो 100 में 2 जीरो हैं तो 0.2 अंक आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 129 मीटर इनवर्स। या फिर आप इसे कह सकते हो मीटर इनवर्स को यदि सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से भाग करनी पड़ेगी, और 100 से भाग करोगे तो 0.2 अंक पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमने सेल स्थिरांक G स्टार निकाला है पहली स्थिति ए से। अब आते हैं स्थिति बी पर। फार्मूला है, इन्होंने पहले चालकता पूछी थी ना, तो चालकता कप्पा इजिकल टू G स्क्वायर G स्टार अपॉन R। G स्टार कितना निकालना है हमने 129 लिख दिया हमने मीटर इनवर्स में, और रेजिस्टेंस इसका कितना है 520। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 129 को 520 से डिवाइड करेंगे तो कप्पा की वैल्यू आ जाएगी 0.248 साइमन मीटर इनवर्स। पहला आंसर तो ये आया हमें। उसके बाद हमें पता है कि इसकी सांद्रता कितनी है 0.02 है, 0.02 मोल प्रति लीटर है। मोल प्रति लीटर को यदि आप मोल प्रति मीटर माइनस की 3 में कन्वर्ट करोगे, मोल मीटर की घात -3 में, ये लीटर इनवर्स को मीटर की घात -3 में यदि कन्वर्ट करोगे, इसे मोल प्रति मीटर क्यूब कह सकते हो आप, इसे कह सकते हो मोल प्रति लीटर। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करनी पड़ेगी, सॉरी गुणा करनी पड़ेगी। जब 1000 से आप गुणा करोगे तो 0.3 अंक आगे आ जाएगा, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 0.3 अंक आगे आएगा। तो यहाँ से ये 0 है, ये 2 है, 1 अंक और बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 के आगे क्या लग जाएगा 0, ये 0 लग गया। तो 20 मोल मीटर की घात -3, ये हमने सांद्रता को मोल प्रति लीटर से मोल प्रति घन मीटर में कन्वर्ट किया है। अब आपको क्या निकालना था, दूसरा कप्पा तो हमने निकाल दिया, एक इन्होंने पूछा था मोलर चालकता। देखो मोलर चालकता लैम्डा m क्वेश्चन मार्क, तो मोलर चालकता बताने के लिए आप कप्पा अपॉन C का यूज़ करोगे। कप्पा हमने अभी निकाल लिया, ऊपर निकालना है ना कप्पा, ये जू का तू रख दिया, और C हमने अभी निकाला है 20 से आप डिवाइड करो। जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 124 गुणा 10 की घात -4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आंसर है हमारा दूसरा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से समझो, मेरी स्पीड फास्ट इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सिखा रखी हैं पहले से ही। अब यदि यहाँ ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा तो हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट करेंगे और उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो खैर, तीसरे के गय को देखते हैं। तीसरे के गय को उचित उदाहरणों द्वारा अभिक्रिया की कोटि व आणविकता को समझाइए। कोटि को समझाना है, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि होती है। अथवा एक अच्छी परिभाषा और है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या को कोटि कहते हैं जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अथवा जिनकी सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया का वेग बदल जाता है। उदाहरण दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 3NO = N2O। जब हमने इसका वेग नियम लगाकर इसका वेग निकाला अभिक्रिया का,
तो इसका वेग का फार्मूला आता है R=K NO के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2। तो यहाँ सांद्रताओं के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 है या सांद्रताओं की घात कितनी है 2 है, तो इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी 2। एक दूसरा एग्जाम्पल भी है CH3CHO टूटता है CH4 + CO में। यदि इस रिएक्शन में आप प्रयोगों के द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे तो फार्मूला आएगा R=K CH3CHO की घात 3/2। तो इस रिएक्शन के लिए कोटि 3/2 होगी। ठीक है, तो कोटि का मान आपको पता है भिन्नात्मक भी होता है। तो कोटि के बाद तो फिर हम क्या बताना था, और आणविकता बताना था। आणविकता किसे कहते हैं? किसी संतुलित सरल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, NH4NO2 = N2 + 2H2O। इसकी आणविकता 1 है क्योंकि इसमें एक ही अणु हिस्सा ले रहा है अमोनियम नाइट्राइट का। 2Hi = H2 + I2। इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 अणु हिस्सा ले रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का घ। निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। नंबर 1 नॉर्मलता एवं मोलरता, नंबर 2 मोललता एवं मोल अंश। पहले हमें नॉर्मलता व मोलरता में संबंध स्थापित करना है। आपको पता है नॉर्मलता का फार्मूला होता है भार बटे तुल्यांकी भार गुणा आयतन लीटर में, और मोलरता का होता है भार बटे अणुभार गुणा आयतन लीटर में। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो भार से तो भार कट जाएगा, आयतन से आयतन कट जाएगा। यहाँ तो बचेगा 1/E, यहाँ बचेगा 1/m। देखो वही बचा है 1/E 1/m। आपको पता है ये नीचे चला जाता है और ये ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर m/E। m का मतलब पता है ना आपको, अणुभार। E का मतलब तुल्यांकी भार, इक्वलेंट वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट, ये इक्वलेंट वेट। अब ये जो m/E है, इस अनुपात को हम लिख सकते हैं स्मॉल n से। तो नॉर्मलता बटे मोलरता = स्मॉल n, जहाँ स्मॉल n का मतलब अम्लीयता हो सकती है। क्षार की क्या होती है? अम्लीयता। और अम्ल की क्या होती है? क्षारीयता। और लवण का क्या होता है? आवेश। ये n का मतलब इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यदि आप इस m की इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा n = m × n। नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा n। यहाँ n क्या है? अम्लीयता। क्षार है तो उसकी अम्लीयता होगी, अम्ल है तो उसकी क्षारीयता होगी, और लवण है तो उसका आवेश होगा। अब इन्होंने एक चीज़ और पूछी थी हमारे से। इन्होंने पूछी थी कि जो हिम्मत है तो मोललता व मोल प्रभाज में भी संबंध बताओ। ठीक है, ये क्या होता है? इसे कहते हैं हम चाई। वैसे x बोल दो कोई बात नहीं, वैसे चाई कहते हैं इसे मोल प्रभाज को। यदि मोललता m मोल प्रति किलोग्राम हो, थोड़ा सा ध्यान से समझना, हमें मोललता और मोल प्रभाज में संबंध बताना है। मान लो कोई विलयन है और उस विलयन की मोललता है स्मॉल m मोल प्रति किलोग्राम। तो इसका मतलब पता क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के m मोल घुले हैं। तो यहाँ तो मैंने विलेय लिख दिया, यहाँ लिख दिया विलायक यानी पानी। विलेय के मोल कितने हैं? m, और विलायक का भार कितना है? 1000 ग्राम। तो भार इतना है पानी का। अणुभार तो पानी का बताइए आपको H2O का कितना होता है? 18। तो आप भार बटे अणुभार से पानी के मोल निकाल लोगे ना, कि कैसे निकलेंगे? पानी के मोल। ये तो मोल हमें पता ही है इसके कितने हैं, इसके पानी के मोल निकालने तो भार बटे अणुभार। 1000 को 18 से भाग करोगे तो 55.55 आता रहेगा। तो हमारे पास विलेय के मोल भी हैं और विलायक के मोल भी हैं। तो यदि विलेय का मोल अंश आपको निकालना है तो विलेय का मोल अंश कैसे निकलेगा? विलेय के मोल बटे कुल मोल। विलेय के मोल कितने हैं? m, और कुल मोल निकालने का तरीका है विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। n1 कितना है? m, और विलायक n2 पानी के कितने मोल हैं? 55.55। तो ये संबंध आया मोल अंश और मोललता के बीच। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है चौथे का क का पहला। निम्नलिखित 2 आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। Cr ट्रिपल पॉजिटिव और Ce4 पॉजिटिव। यदि आप Cr ट्रिपल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आपको पता है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24 और उसके ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए होंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए होंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बैठेगा? आर्गन तो अक्रिय गैस है, इसका तो 18 है। आर्गन के बाद 3d3 लिखेंगे हम। ठीक है,
24 में से 3 गए 21, ठीक है, 18 और 3 21, तो आर्गन 18 के बाद 3d3 लिखेंगे। अब सीरियम 4 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको लिखना है तो सीरियम का परमाणु क्रमांक होता है 58, और 4 पॉजिटिव का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हुए हैं, तो यहाँ हमारे पास बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ बचेंगे 58 में से 4 गए 54, और 54 के लिए क्या होता है Xe, क्या होता है Xe। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे के कै का सेकंड। क्रोमेट आयन तथा डाइक्रोमेट आयन की संरचना सूत्र लिखिए। समझ रहे ना आप, क्रोमेट आयन तथा डाइक्रोमेट आयन के संरचना सूत्र लिखिए। 30% में हटाया गया। चौथे के ख का पहला, चौथे के ख का पहला है एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल से डेक्रोन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, समझाइए। ये भी आपको पता है कि जितने भी बहुलक हैं वो 30% में हटाए गए हैं। अब चौथे के ख का ये कौन सा है, दूसरा। बेकेलाइट के संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। 30% में हटाया गया, ये भी तो बहुलक ही है। उसके बाद आ जाओ चौथे के ख के तीसरे पर, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी बहुलक में से 30% में हटाया गया। चौथे का ग, सिमेटिडीन तथा रेनिटिडीन सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप इसे कह सकते हो, तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में श्रेष्ठ प्रति अम्ल क्यों है, कारण दे। ये भी 30% में हटाया गया है, आपको पता है, लास्ट वाला यूनिट था। उसके बाद चौथे के घ पर आते हैं, हीलियम, नियॉन और आर्गन के उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले हमें लिखने हैं हीलियम के उपयोग। गुब्बारों में भरने में, गैस शीतित नाभिकीय रिएक्टर में, अतिचालक चुंबक बनाने में, ऑक्सीजन सिलेंडर में। नियॉन के उपयोग, विसर्जन ट्यूब व प्रदीप्त बल्बों में नियॉन बल्बों का उपयोग ग्रीन हाउस में किया जाता है, आपको पता है ना ग्रीन हाउस। आर्गन के उपयोग धातु कर्म में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, आर्क वेल्डिंग में विद्युत बल्ब को भरने में, प्रयोगशाला में वायु सुग्राही पदार्थों के प्रबंधन में। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, पांचवे का कै। पांचवे के कै के पहले में पूछा गया है निम्नलिखित उपसह संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। और ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, ध्यान रखना। IUPAC नाम लिखने के लिए उपसह संयोजन यौगिकों के, पहला दिया है K3CrC2O4 का होल थ्राइस, ये तो पोटेशियम हो गया, लिख लिया हमने पोटेशियम। 3 है ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। क्रोमेट ऋणायनिक संकर है, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बाद में ATE लगाना है, ATE, तो इसलिए ये क्या है, क्रोमेट। और यहाँ लिखना है इसका ऑक्सीकरण संख्या। आपको पता है ऑक्सीलेट आयन पर 2 इकाई ऋणावेश होता है, तो 2 तिया 6, माइनस के तो 6 हो गए और प्लस के यहाँ कितने हो जाएंगे, 3। तो माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए तो माइनस के 3 बचेंगे, और माइनस के 3 को ख़त्म करने के लिए क्रोमियम को +3 होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ हमने क्रोमेट के ब्रैकेट में कितनी लिखी है, क्रोमियम यानी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखी है 3। फिर दे रखा है CONS3 अब देखो यहाँ आप A से तो ये है एमीन और ये है कार्बोनेटो C से, तो पहले लिगेंड A वाला लिखना चाहिए ना, तो 5 तो हैं एमीन, पेंटा एमीन। एक है कार्बोनेटो केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट और बाहर है क्लोराइड। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखना है, ये -1 और ये -2, तो -1 और -2 -3, -3 को ख़त्म करने के लिए कोबाल्ट हो जाएगा +3, इसलिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। अब यहाँ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो Cr को आपने क्रोमेट लिख दिया, यहाँ कोबाल्ट को क्यों कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि कोबाल्ट जो है वो यहाँ हम जब इस उपसह संयोजक यौगिक को देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो इसे देख के पता चलता है कि ये धनायनिक संकर है। इसमें ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले लिखा हुआ है ना, और धनायनिक संकर में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बाद में कोई भी सफिक्स नहीं जोड़ा जाता है, जबकि यहाँ ब्रैकेट बाद में है तो ये ऋणायनिक संकर है, और ऋणायनिक संकर में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बाद में उसमें क्या जोड़ा जाता है, 8। अब पांचवे के कै के कौन से पे आ जाओ, सेकंड पे, FeNH3 का होल 4 और पूरे की घात माइनस के जामितीय समावयवी संरचनाएं बनाइए। भाई जामितीय समावयवी संरचना उपसह संयोजक यौगिकों की 30% में हटाई जा चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया इस बार, थोड़ा ध्यान से देखना क्या है। पांचवे के ख का पहला,
कारण बताते हुए निम्नलिखित की क्षारकता का बढ़ता क्रम लिखिए। ये तो अमोनिया है, ये है ट्राई मिथाइलएमीन, ये है मिथाइलएमीन और ये है डाईमिथाइलएमीन। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एमीन्स की क्षारीय प्रकृति जो है वो अनुक्रमानुपाती होती है +I प्रभाव के। ये बात मैंने पहले भी सिखाई थी आपको। इसलिए गैसीय अवस्था में जो टर्सरी एमीन होगा वो सबसे बढ़िया क्या होगा, सबसे बढ़िया बेस होगा। सेकेंडरी अमीन उससे कम, प्राइमरी अमीन उससे कम, और सबसे बेकार बेस कौन सा होगा, NH3। ये गैसीय अवस्था में होगा। पर एक बात ध्यान रखना, परंतु जलीय विलयन में त्रिविम बाधा के कारण ये क्रम बदल जाएगा। सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बेसिक, उसके बाद प्राइमरी, और टर्सरी का नंबर यहाँ पहुँच गया सेकंड लास्ट में। वहाँ टर्सरी पहले में था और यहाँ पहुँच गया सेकंड लास्ट पर। ऐसा पता क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जलीय विलयन में त्रिविम बाधा होती है और त्रिविम बाधा सबसे अधिक यहीं होगी, इसलिए H पॉजिटिव आयन का आक्रमण यहाँ कठिन हो जाएगा। भाई त्रिविम बाधा पता है आपको, नाइट्रोजन एटम के ऊपर 3-3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, उन्होंने घेर रखा है नाइट्रोजन एटम को। तो नाइट्रोजन एटम के ऊपर H पॉजिटिव आयन का अटैक होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब H पॉजिटिव आयन बड़े मुश्किल से अटैक करेगा तो उससे क्या नुकसान होगा हमें? उससे नुकसान ये होगा कि इसका जो बेसिक करैक्टर है वो कम दिखाएगा ये। ठीक है भाई, जो H पॉजिटिव आयन आसानी से छोड़ देता है उसे तो आप कहते हो एसिड, और जो H पॉजिटिव आयन को आसानी से ग्रहण कर लेता है उसे कहते हो आप बेस। जो जितनी आसानी से H पॉजिटिव आयन को ग्रहण करता है वो उतना अच्छा बेस या क्षार होता है। अब आते हैं हम पाँचवें के ख के सेकंड पर। डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार प्राप्त करोगे? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको पता है डाइजोनियम लवण भी हटाया गया है 30% में। यहाँ भी मुझे स्टार का निशान लगाना चाहिए था पर मेरे याद नहीं रहा, आप लगा लेना, पर फिर भी इस रिएक्शन को मैंने लिख दिया है। यह है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसके ऊपर CuCl और HCl का रिएक्शन करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये N2 गैस यहाँ से निकल के भाग जाएगी बीच में से और क्लोरोबेंजीन आपको मिल जाएगा। अब क्लोरोबेंजीन के ऊपर यदि आप अमोनिया का रिएक्शन करोगे तो आपको पता है HNH2, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा NH2, ये बन जाएगा एनिलीन। तो ये स्टेप आपको याद होने चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवें के गए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 विद्युत कण संचलन, नंबर 2 टिंडल प्रभाव, नंबर 3 अपोहन और नंबर 4 ब्राउनी गति। इन सब के ऊपर हमें क्या लिखना है, टिप्पणी। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत कण संचलन की। देखो ये U आकार की नली है, इस U आकार की नली में हमने भर रखा है ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन। उसमें कणों के ऊपर कैसा आवेश है, ऋणावेश है, और हमने क्या कर रखा है, एक इधर तो धनावेशित प्लेट और इधर तो ऋणावेशित प्लेट डुबा रखी है। जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ऋण आवेशित कोलाइडी कण सारे के सारे धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होने लग जाएंगे और उसकी तरफ गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो किसी कोलाइडी विलयन के आवेशित कणों की गति होना किसी विशेष आवेशित प्लेट की ओर, इस घटना को हम कहते हैं विद्युत कण संचलन। अब देखो क्या लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेशित कोलाइडी कणों का किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करना। सारे आवेशित कण यदि ये धनावेशित होते तो इधर को गति करते और ऋणावेशित हैं तो इधर को गति कर रहे। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेशित कोलाइडी कणों का किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। बताओ समझ में आई क्या बात? उदाहरण, जब U आकार की नली में आर्सेनियस सल्फाइड का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन भरकर उसमें 2 इलेक्ट्रोडों द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऋणावेशित कोलाइडी कण धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। देखो ऋणावेशित कोलाइडी कण कहाँ गति कर रहे हैं, धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर। अब हमें देखना है दूसरा फैक्ट, टिंडल प्रभाव। सबको पता है, पहले भी मैंने पढ़ा रखा है आपको टिंडल प्रभाव। जब किसी अंधेरे स्थान पर रखे कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग दिखने लगता है या चमकने लगता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है और इसका कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कोलाइडी कणों से। और ये चित्र बना के आना, इस बीकर के अंदर यहाँ तक आपका कोलाइडी विलयन भरा है और यहाँ हमने एक उत्तल लेंस लगाया है। ये उत्तल लेंस क्या कर रहा है, जब प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर रहा है तो प्रकाश इस कोलाइडी विलयन में से होकर जा रहा है, तो जिस मार्ग से प्रकाश जाता है वो मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
और ये जो यहाँ एक शंकु बना हुआ है और यहाँ भी एक शंकु, इन शंकु को हम कहते हैं टिंडल शंकु या टिंडल कोन। ठीक है, पता चल गया। जब किसी कोलाइडी विलयन को अंधेरे कमरे में आप रखोगे या अंधेरे स्थान पर रखोगे और उस कोलाइडी विलयन में से आप प्रवाहित करोगे, प्रकाश को गुजारोगे, तो प्रकाश के चलने का मार्ग साफ दिखाई देगा। और प्रकाश का चलने के मार्ग के दिखाई देने का कारण होगा प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन, और इस प्रकीर्णन और इस मार्ग के दिखाई देने को ही हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। अब आते हैं नंबर 3 पर, अपोहन। इस विधि में पार्चमेंट पेपर के थैले में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को भरकर उसे जल की धारा में लटकाया जाता है। ये पार्चमेंट पेपर का थैला है, इसके अंदर हमने भरा है अशुद्ध कोलाइडी विलयन और इसमें हमने प्रवाहित की है जल की धारा। तो क्या होगा, अतः जल थैले के अंदर से होकर बहने लगता है। जल क्या करता है, थैले के अंदर से होकर बहने लगता है तथा अपने साथ विद्युत अपघटय के कणों या आयनों को बहाकर ले जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटय के आयन, कण और आयन जो है ये अशुद्धियां हैं कोलाइडी विलयन में। छोटा साइज होता है ना विद्युत अपघटय के कणों का या आयनों का, जो कोलाइडी विलयन में अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं। कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की यह घटना अपोहन कहलाती है। उदाहरण दे रखा है फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल से HCl को अलग करना। नंबर 4 पर इन्होंने पूछा था ब्राउनी गति। आपको पता है कोलाइडी कण जिगजैग मोशन करते हैं। शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो कोलाइडी कण अनियमित रूप से लगातार गति करते रहते हैं। तो यहाँ क्या है, शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलता है कि कोलाइडी कण लगातार अनियमित गति या टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। इस गति को ब्राउनी गति कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। उसने जो भी खोज करी उस पर अपना नाम लगा दिया कि ये खोज मैंने करी, कभी बाद में कोई और अपना नाम दे दे इसे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन 5वें का घ। निम्न धातुओं के मुख्य अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। Al, Fe, Cu, Zn। भाई धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत का तो पूरा ही चैप्टर 30% में हटाया गया है। अब आ जाओ छठे के क पर। छठे के क में कहा है निम्नलिखित यौगिकों से फिनोल कैसे प्राप्त करोगे। डाइजोनियम से, सल्फोनिक अम्ल से, क्यूमीन से। बहुत आसान है। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जल अपघटन कर दो आप, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से Cl, ये निकल गया HCl, यहाँ से निकल जाएगी N2 गैस और ये OH आ जाएगा यहाँ, तो बन गया फिनोल। एक है सल्फोनिक अम्ल, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसके ऊपर NaOH के साथ इसे गर्म करो और फिर H पॉजिटिव के साथ इसका ट्रीटमेंट करो। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो SO3H ग्रुप है वो OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और हमें मिल जाता है फिनोल। ठीक है, देखो उसके बाद देखते हैं चलो क्या है। यहाँ से जो है ऐसा मान सकते हो आप NaHSO3 निकलता है साइड प्रोडक्ट, NaHSO3 सोडियम बाईसल्फाइड निकलता है और OH आ जाता है यहाँ। फिर उसके बाद इन्होंने कहा था क्यूमीन से। क्यूमीन का फार्मूला ऐसा होता है, देख लो, बेंजीन रिंग के ऊपर CH और इधर भी CH3 और इधर भी CH3। जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या होगा कि यहाँ आ जाएगा आपके पास O2 है ना, ये परमाणु दोनों यहाँ आ जाएंगे। तो ये आगे देखो, ये हमारे पास आया CH3, इधर भी है, इधर भी CH3 है और यहाँ आया है COOH। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका अम्लीय जल अपघटन करना है। तो अम्लीय जल अपघटन करने से इतना हिस्सा निकल जाता है बाहर, ये निकल गया बाहर। तो ये क्या निकला, CH3COCH3 ये निकल गया, जिसे आप कहते हो एस। और यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बचा है, फिनोल। इस तरह फिनोल बनता है। तो डाइजोनियम लवण से भी हमने फिनोल बना लिया, सल्फोनिक अम्ल से भी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी और क्यूमीन से भी, दोनों से, तीनों से आपको बनाना आना चाहिए। छठे के क का सेकंड देखते हैं चलो। छठे क का सेकंड है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में अंतर उनकी संरचना के आधार पर कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, उत्तर देखो। प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल वो होता है जिसमें OH ग्रुप प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। देखो OH ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो अकेला ही तो कार्बन है। अकेले कार्बन को तो हमेशा प्राइमरी कार्बन एटम ही कहते हैं। यहाँ देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन केवल एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो इस कार्बन को भी मैं प्राइमरी कार्बन कहूँगा और इस एल्कोहल को भी मैं प्राइमरी एल्कोहल कहूँगा। प्राइमरी एल्कोहल देखो, इसे देखो, यहाँ OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से ही तो जुड़ा है इससे, तो ये वाला कार्बन भी प्राइमरी कार्बन है। तो
प्राइमरी अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल का मतलब होता है OH ग्रुप 1 डिग्री C, यानी A डिग्री C समझते हो। इसका मतलब होता है प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब प्राथमिक कार्बन परमाणु या तो अकेले कार्बन परमाणु को कहते हैं, हाइड्रोजन तो होंगे ही उसके साथ संयोजकता पूरी करने के लिए, या फिर हम कहते हैं ऐसे कार्बन परमाणु को जिसके साथ जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं, अच्छा बताओ। OH ग्रुप द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सेकेंडरी है। क्यों है सेकेंडरी? क्योंकि इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है, तो सेकेंडरी तो है ही। तो इसलिए इस अल्कोहल को आप सेकेंडरी अल्कोहल कहोगे। और इस OH से जो कार्बन जुड़ा है, जिस कार्बन पे ये OH जुड़ा है, वो कार्बन भी दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इससे और इससे, इसलिए सेकेंडरी कार्बन है। और जब OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ता है तो ऐसे अल्कोहल को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। अब आ जाते हैं टर्सरी अल्कोहल पर। टर्सरी अल्कोहल नाम से ही पता चल गया होगा, तृतीयक अल्कोहल। OH ग्रुप तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से पहले ही जुड़ा हुआ है, यानी टर्सरी कार्बन है। ठीक है। अथवा छठे के कै में अथवा भी दिया था। अथवा के भी सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। छठे के कै में कहा निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ये यौगिक है, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो नंबरिंग कर ली हमने राइट से, 1 2 3 4 5। लेफ्ट से नंबरिंग इसलिए नहीं करी, 1 2 3 पर ही पढ़ रहा था, मुख्य क्रियात्मक समूह OH, और इधर से भी 3 पर ही पढ़ रहा है। पर इधर से ये दोनों ग्रुप तो नज़दीक है ना, जिधर से ज़्यादा ग्रुप नज़दीक होते हैं नंबरिंग हमें उधर से ही करनी चाहिए, इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से की है 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखो इसमें मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, 2 2 4 2 2 4 तीनों जगह मिथाइल है। ट्राई मिथाइल, पेंटेन 3 ऑल। पेंटेन माने 5 कार्बन है, तीसरे नंबर पे OH है तो 3 ऑल। 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। उसके बाद ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जोड़ रखा है, यहाँ OH यहाँ CH3। अब नंबरिंग तो इधर से ही होगी 1 2 3 4 5 6, इधर से थोड़ा ही होगी नंबरिंग, इधर से तो ये तीसरे नंबर पे है CH3 ग्रुप। जिधर से जो क्रियात्मक समूह है या अन्य क्रियात्मक समूह है वो नज़दीक पड़ता हो उधर से नंबरिंग करनी चाहिए, इसलिए नंबरिंग हमने इधर से की है। अब बताओ दूसरे नंबर पर मिथाइल है और 5वें पर मिथाइल है, लिख दिया हमने 2 5 डाई मिथाइल। और फिनॉल है ही, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि OH अटैच है तो आप इसे फिनॉल ही तो कहोगे। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा पार्ट देखो क्या है इसका। तीसरे में इन्होंने दिया है CH3O CH2 CH CH3 CH। तो आपको पता है नंबरिंग तो यहाँ से होगी ना 1 2 3, ये तो हो गया मिथॉक्सी ग्रुप, और दूसरे पे है मिथाइल 1 मिथॉक्सी 1 मिथाइल प्रोपेन 1 मिथॉक्सी 1 तो है मिथॉक्सी, 2 पे मिथाइल है 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो अगला चौथा देखें क्या दिया इन्होंने। चौथा नाम इन्होंने दिया था, बेंजीन रिंग के टॉप पे तो OCH3 है जिसे हम एसिटोफिनोन कहते हैं, और ऑर्थो पोजीशन या पहला पोजीशन पर है COCH3। तो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी हो गया 2 मिथॉक्सी, ये तो हो गया 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। COCH3 जुड़ा है तो एसिटोफिनोन ही तो होगा, नंबरिंग यहीं से तो करोगे 1 2 3 4 5। अब देखो नेक्स्ट CH3 का होल थ्राइस COH या CH3, इसके ऊपर देखो होल थ्राइस है तो तीनों CH3 हमने अलग अलग कर दिए, यहाँ यहाँ और यहाँ कर दिया ना अलग अलग, और OH है। नंबरिंग ऐसे कर लो आपकी मर्जी है 1 2 3। तो 2 पे मिथाइल है 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और दूसरे नंबर पे OH है तो 2 ऑल। अगला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, छठे का ख। छठे के ख में क्या कहा गया है देखो, छठे के ख में कहा गया है, एक मिनट रुक जाओ। छठे के ख में कहा गया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इटार्ड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया। सबसे पहले देखते हैं इटार्ड अभिक्रिया। ये हमारे पास टोलुइन है, टोलुइन पर CrO2 Cl2 का रिएक्शन जब भी कराओगे तो एक योगात्मक यौगिक बनेगा, उसका जल अपघटन कराने से आपको मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये होती है इटार्ड अभिक्रिया। समझा रखी है बहुत अच्छे तरीके से। अब तो मैं दोबारा इसे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अब हम कर रहे हैं एक फास्ट ट्रैक रिवीजन। हम देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर्स में। पूरा सेट है 347 WC।
टॉल्यूइन की CCl4 विलयन में CrO2Cl2 के साथ क्रिया करने पर एक संकर यौगिक बनता है जिसके जल अपघटन से बेंजल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। रोजेनमुंड अभिक्रिया RCOCl यानी एल्केनॉइल क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे PDBSO4 की उपस्थिति में, क्विनोलिन या सल्फर की उपस्थिति में। तो क्या होता है, RCOCl का RCHO में क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से निकलती है HCl गैस, यहाँ से H, यहाँ से Cl, RCHO ये तो बन गया आपका एल्डिहाइड और साथ में HCl निकलता है। इस अभिक्रिया में एसिड क्लोराइड का अपचयन PDBSO4 उत्प्रेरक व क्विनोलोइन या सल्फर विष उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में एल्डिहाइड में किया जाता है। ये हम लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एसिड क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड है, एल्केनॉइल क्लोराइड कह दो चाहे, इसका अपचयन करते हैं हम PDBSO4, यहाँ से PDBSO4 ये तो उत्प्रेरक हैं और ये दोनों क्या हैं, ये हैं विष। इनकी उपस्थिति में किस में करते हैं, एल्डिहाइड में। यदि आप उत्प्रेरक विष नहीं लगाओगे तो क्या होगा, तो अपचयन और भी ज़्यादा हो जाएगा इसका, और यदि अपचयन और भी ज़्यादा हो जाएगा तो एल्डिहाइड पर नहीं रुकेगा, अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल। और अल्कोहल का भी रिडक्शन यदि आपने कर दिया तो एल्केन बन जाएगा। इसलिए हमने यहाँ विष का प्रयोग किया है जिससे ज़्यादा दूर तक अपचयन ना हो। अब देखते हैं गाटरमैन कोच अभिक्रिया। बेंजीन के ऊपर COHCl का रिएक्शन जब भी कराओगे निर्जल AlCl3 और CuCl की उपस्थिति में तो बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं गाटरमैन कोच अभिक्रिया। अब देखो, बेंजीन या इसके व्युत्पन्न की निर्जल AlCl3 CuCl की उपस्थिति में क्रिया COHCl से कराने पर, देखो COHCl से कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गाटरमैन कोच अभिक्रिया कहलाती है। एल्डोल संघनन तो सबने पढ़ रखा है। एल्डोल संघनन की खासियत यह है कि ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है और इसके पास भी है, ये अल्फा हाइड्रोजन ही है, ये दोनों भी अल्फा हाइड्रोजन है। मुख्य क्रियात्मक समूह के बराबर वाला जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो जहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन होगा किसी एल्डिहाइड या कीटोन में, वहीं आपको एल्डोल संघनन देखने को मिलेगा। देखो ये भी CH3CHO है एसिटल्डिहाइड, और ये भी CH3CHO है एसिटल्डिहाइड। जब दोनों का अम्ल या क्षार, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई है, आपको पता है पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाता है दोनों को जोड़ने के लिए, और ये जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो चला जाता है यहाँ ऑक्सीजन के पास संयोजकता पूरी करने के लिए। तो इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलता है। CH के नीचे क्या जुड़ जाएगा, OH, और ये यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2CHO। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एल्डोल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी होता है और अल्कोहल भी होता है, दोनों होते हैं। देखो ये एल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल। एल्डोल कहते हैं, इसलिए इस घटना को हम कहते हैं एल्डोल संघनन। क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन। अब देखो एक एग्जाम्पल हो रहा है, CH3CCH3O ये कीटोन है, और CH3COCH3 ये भी कीटोन है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ चला जाएगा और बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्या है, कीटोल। कीटोन से कीटोल बनता है, एल्डिहाइड से एल्डोल बनता है। देखो यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं जो मैंने आपको समझाई। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्डिहाइड या कीटोन डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोल यानी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। यह क्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। अब आते हैं कैनिजारो अभिक्रिया पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी खासियत यह है कि ऐसे एल्डिहाइड दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जिनके पास क्या नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन बड़ी आसानी से हमें देखने को मिल जाएगी। देखो दो अणु लिए हमने फॉर्मल्डिहाइड के, HCHO क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। कंसनट्रेट NaOH या 50% NaOH की उपस्थिति में क्या होता है, एक अणु का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दूसरे का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होकर सोडियम साल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का HCOON, सोडियम फॉर्मेट आप इसे कह सकते हो, और रिडक्शन होकर क्या बनेगा, एल्कोहल CH3OH। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। अल्फा हाइड्रोजन न रखने वाले एल्डिहाइड
कंसंट्रेट NaOH या KOH की उपस्थिति में RCOONA व ROH बनाते हैं, यह क्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। अथवा करके देखो, अथवा छठे के ख का पहला आप कैसे प्राप्त करोगे? बेंजोइल क्लोराइड से एसीटोफिनोन, देखो ये बेंजोइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन CH3CDCl से कराओ तो CDCl और Cl CDCl2 निकल जाएगा और ये बन गया आपका क्या? एसीटोफिनोन। बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3, बेंजीन से एसीटोफिनोन, ये बेंजीन है, इसके ऊपर CH3COCl का रिएक्शन करा दो ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से Cl HCl निकल जाएगा और बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा COCH3। इसे आपको पता है ना, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलीकरण भी कहते हैं या फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। सी देखो, बेंजोनाइट्राइल से एसीटोफिनोन, ये बेंजोनाइट्राइल है C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराओ, CH3 इधर जुड़ जाएगा और NMgBr जुड़ जाएगा इधर। अब इसका जलक गठन करेंगे H3O पॉजिटिव से, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, दोनों H इधर और O इधर, ये तो बन गया आपका C6H5COCH3, बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 और यहाँ क्या बनेगा? NH2MgBr। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, छठे के ख का सेकंड, फेलिंग विलियन तथा शिफ अभिकर्मकों द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। अब देखो उत्तर नंबर 1, एल्डिहाइड फेलिंग विलियन को क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O में अपचयित करके लाल रंग का अवक्षेप देते हैं, जबकि कीटोन ऐसा नहीं करते। एल्डिहाइड क्या करते हैं? फेलिंग विलियन से जब भी क्रिया करेंगे तो Cu2O का रेड कलर का अवक्षेप देंगे, जबकि कीटोन ऐसा नहीं करते। दूसरा देखो, एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ लाल या गुलाबी रंग देते हैं, जबकि कीटोन ऐसा नहीं करते हैं। अब देखते हैं सातवें का क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। इथाइल ब्रोमाइड एल्कोहलिक KOH, सबको बताया एल्कोहलिक KOH यहाँ से H और यहाँ से Br निकाल देगा, HBr। वैसे आप KBr और H2O के रूप में भी इसे लिख सकते हो, KBr और H2O के रूप में। हमें पता है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। नंबर 2, शुष्क ईथरीय सोडियम CH3Cl से अभिक्रिया करता है। ये CH3Cl, CH3Cl और ये सोडियम, सबको पता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या होता है? दोनों तरफ से Cl निकल जाएंगे, 2 NaCl और हमारे पास बन जाएगा एल्केन। ठीक है, सबको पता है ना इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया कहते हैं इसे। चलो खैर, ये देखो तीसरा, कॉपर सल्फेट विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित की जाती है, 30% में हट गया, इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। नंबर 4, सफ़ेद फास्फोरस को कंसंट्रेट NaOH विलयन के साथ गर्म करते हैं, ये भी 30% में हट चुका है, इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। नंबर 5, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ तांबे को गर्म किया जाता है, तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + 2H2O + SO2, समझा रखा है ना। अथवा करके फिर एक क्वेश्चन दिया इन्होंने पहले का, सातवें के कै में, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वुड्स अभिक्रिया, बताओ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? है ना इंपॉर्टेंट। वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं बताओ भाई? एल्काइल हैलाइड, बीच में 2 सोडियम, ड्राई ईथर, 2 NaX निकल जाएंगे और एल्केन हमारे पास बन जाएगा। एल्काइल हैलाइड ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं, यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, देखो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है? एक तो एल्काइल हैलाइड होता है, एक होता है एराइल हैलाइड, बीच में 2 सोडियम है, ड्राई ईथर है। तो यहाँ क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड तो बनता ही है, एराइल हैलाइड बनता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये जो है एल्काइल हैलाइड है, ये एराइल हैलाइड है, दोनों ने आपस में सोडियम के साथ रिएक्शन करी, तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ हमारे पास RAR या ARR कह दो, कुछ भी कह सकते हो, साथ में 2 NaX निकलेगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? एल्काइल हैलाइड व एराइल हैलाइड ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करके एल्काइल एरीन बनाती हैं, यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है, इसे कहते हैं हम वुड्स अभिक्रिया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP126।
अर्थात इनकी बाहरी कक्षा में 5 उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन तथा पी उपकोष में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये सिखा रखा है आपको पी ब्लॉक तत्वों में। फास्फीन के उपयोग आपको पता है 30% में क्या हुए हैं, हटा दिए गए हैं। नंबर 5, अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं बताओ। ये अलग अलग हैलोजन तत्वों के संयोग से बनते हैं, जैसे XX, ठीक है, XX3, XX5, XX7, जहाँ X बड़ा X तो बड़ा हैलोजन है और छोटा X क्या है, छोटा हैलोजन। X तथा X की त्रिज्याओं का अनुपात बढ़ने पर अणु में परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, जैसे IF7। अब आप इस IF7 को देखो, बताओ आयोडीन सबसे बड़ा नहीं है क्या साइज में? सारे हैलोजनों में सबसे बड़ा आयोडीन है, क्योंकि सबसे नीचे है वर्ग में 17वें में, ठीक है। और फ्लोरीन सबसे छोटा है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ऊपर रखा हुआ है। तो जो सबसे ऊपर है वो छोटा है, जो सबसे नीचे है वो बहुत बड़ा है। तो इनके साइज में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए इस अणु में कितने परमाणु हैं? 8। IF7 बनाए ना ये। अगला क्वेश्चन देखो, चलो 7वें का ख, डी ग्लूकोज का निम्नलिखित यौगिक के साथ अभिन्न उत्पाद की संरचना एवं नाम लिखिए। हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करानी, हाइड्रोआयोडिक एसिड से करानी है, नाइट्रिक अम्ल से, ब्रोमीन जल से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, या फिर ग्लूकोज की संरचना की विवेचना विस्तार से कीजिए। देखो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, चाहे इसे कुछ भी मान के चलो आप, चाहे तो मैं रिएक्शन लिख दो, और यदि ग्लूकोज की संरचना आपको सिद्ध करनी तो भी मैं रिएक्शन तो लिखनी ही पड़ेंगी ना। तो दोनों क्वेश्चन को एक साथ ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ग्लूकोज की संरचना ऐसी होती है, CHO CHOH का होल 4 CH2OH। यह एक एल्डोहेक्सोज है। एल्डो माने एल्डिहाइड ग्रुप, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन वाला। इसे डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोज। इसकी उपरोक्त संरचना निम्न प्रमाण है। क्या क्या सबूत हैं इसके? देखो, नंबर 1, इसका अणुसूत्र होता है C6H12O6, पहला सबूत। नंबर 2, 6 कार्बन की पुष्टि करनी हो तो इसका रिएक्शन रेड फास्फोरस और HI के साथ करा दो, जो अपचयन करेगा। और अपचयन करने पर आपको क्या, 6 कार्बन वाला एल्केन मिल जाएगा, N-हेक्सेन। इससे पता चलता है कि क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। अब कार्बोनिल ग्रुप CO की पुष्टि कैसे होगी? CO की पुष्टि ऐसे होगी कि आप ग्लूकोज के ऊपर रिएक्शन कराओ, किसकी? हाइड्रोक्सिल एमीन की। तो हाइड्रोक्सिल एमीन का जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से H2, यहाँ से OH2O निकल जाएगा, और ये हमारे पास CHO ग्रुप के ऊपर ही रिएक्शन होगा, CHNOH। बाकी सब ज्यों का त्यों है, ये भी ज्यों का त्यों है और ये भी ज्यों का त्यों है, दोनों। तो यहाँ हमें पता चलता है रिएक्शन सिर्फ यहाँ हुई है, तो ये जरूर कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्शन करता है। अब उसके बाद है CHO ग्रुप की पुष्टि करनी है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो CHO ग्रुप ही है, इसकी पुष्टि करनी है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए आप ब्रोमीन जल के साथ इसका रिएक्शन कराओगे। सारी दुनिया को पता है कि ब्रोमीन वाटर एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, वो इस एल्कोहल और इन एल्कोहल का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर CHO का वो आसानी से ऑक्सीडेशन कर देगा COOH में, ठीक है। ब्रोमीन जल क्या है? दुर्बल ऑक्सीकारक, और वो CHO को किस में ऑक्सीडाइज कर सकता है? COOH में, जो बनता है ग्लूकोनिक एसिड। ये पूरा ग्लूकोनिक एसिड है, इसमें नीचे COOH नहीं है, ऊपर है COOH। इस ब्रोमीन जल दुर्बल ऑक्सीकारक में इतनी क्षमता नहीं है कि इन चारों OH और इस एक OH का भी ऑक्सीडेशन कर दें। अब है नंबर 5 पर 5 OH ग्रुप की पुष्टि। भाई 5 OH ग्रुप की पुष्टि के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड ही है। देखो ये हमने लिखा CHOH का होल 4 CH2OH। जब आप CH3CO CH3COO एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे तो इतना हिस्सा निकलेगा। देखो CH3COO और यहाँ से 4 OH और यहाँ से 1 H, तो 5 एसिटिक एसिड के अणु निकलेंगे, और जहाँ जहाँ से H निकले वहाँ क्या आ जाएगा? वहाँ आ जाएगा COCH3। देखो COCH3 तो बचा है, तो CHO CH COOCH3 और CH2 COOCH3, ये होल 4 है। इसे कहते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। नंबर 6, एक प्राथमिक OH ग्रुप की पुष्टि। हमें बताना है कि प्राथमिक OH ग्रुप होता है, ठीक है, प्राथमिक OH ग्रुप यही तो है। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे HNO3 से, तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CHO का ऑक्सीडेशन कर देगा और प्राथमिक एल्कोहल का भी कर देगा, दोनों का कार्बोक्सिलिक एसिड में कर दिया। इधर
जो अभी ऊपर हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड बना था, जो ऊपर क्या बना था, ग्लूकोनिक एसिड। देखो यहाँ एक थोड़ा सा मिस्टेक है, मेरे से मिस्टेक हो गया, इसे सही कर लेना आप। यहाँ जब हमने ग्लूकोनिक एसिड बनाया था, देखो क्या था, नीचे CH2OH, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, CH2OH, ऊपर COOH, नीचे COOH। ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन जब HNO3 से करोगे तो यहाँ भी सैकेरिक एसिड बनेगा। ऊपर भाई CHO का तो ऑक्सीडेशन COOH में हो जाएगा, और ये जो CH2OH है इसका भी ऑक्सीडेशन COOH में हो जाएगा, सैकेरिक एसिड बनेगा। इससे पता चलता है कि एक प्राथमिक अल्कोहल ग्रुप यहाँ है। तो इस तरीके से हमने यहाँ करा है, क्या करा है बताओ, हमने यहाँ करा है अपना कौन से सन का, सन 2020 का, सन 2020 का क्या करा है, यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री का सेट किया है 347 WC। इससे पहले WB और WA वाले सेट भी मैं आपको करा चुका हूँ। इन सेट को करना इसलिए थोड़ा ज़रूरी है कि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। बस एक बात का ध्यान रखा करो, सबको जो है बेटे प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए हमेशा। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उन्हें भी आपको बता देना चाहिए, उन्हें भी आपको बता देना चाहिए, आप उन्हें भी बताओ कि हमें जब भी पढ़ना है सर के चैनल से तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो रिवीजन है ना, रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में मैंने इसे जो हम सेट कर रहे हैं अनसोल्ड पेपर के, उन सेट को रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में मैं सेट कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, यदि आपको एक साथ पढ़ने हो तो वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, एक बात और बताता हूँ कि अभी थोड़ा सा इलेक्शन की ड्यूटी के कारण जो है मुझे टाइम बहुत कम मिल पा रहा है। हमारे यहाँ इलेक्शन जो है वो चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है। जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मेरा स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा वीडियो बनाने का। अभी यदि किसी दिन आपको वीडियो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।